पाकिस्तान में पिछले 72 घंटों में जो कुछ हुआ है वो किसी एक्शन थ्रिलर का स्क्रिप्ट लगता है सच में। एक प्रधानमंत्री देश छोड़कर भाग जाता है, सेना का चीफ अपनी ही सेना की गिरफ्तार में है और जनता वो जेलों और संसद पर कब्जा कर रही है। आज हम इसी उथल-पुथल की गहराइयों में उतरेंगे। हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं वो एक ऐसे देश की तस्वीर दिखा रही हैं जो मतलब टूटने की कगार पर है। और इस पूरी कहानी के केंद्र में एक ही सवाल है, इमरान खान आखिर हैं कहाँ? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और इन सब बिखरी हुई घटनाओं को जोड़कर समझेंगे कि क्या पाकिस्तान एक गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। हमारा मकसद सिर्फ खबरें बताना नहीं, बल्कि इन घटनाओं के पीछे जो असली खेल चल रहा है उसे समझना है। बिल्कुल। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ एक नेता के गायब होने का मामला नहीं है। ये असल में पाकिस्तान के पूरे सिस्टम के ढह जाने की कहानी है। जो खबरें आ रही हैं वो साफ साफ बता रही हैं कि देश के 3 सबसे बड़े स्तंभ, सरकार, सेना और जनता, अब एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। और ये किसी भी देश के लिए सबसे खतरनाक स्थिति होती है, जब भरोसा ही खत्म हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं उस चिंगारी से जिसने इस पूरी आग को भड़काया। अदियाला जेल पर हुआ हमला। 72 घंटे तक इमरान खान की कोई खबर नहीं थी और लोगों का सब्र वो जवाब दे गया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि हजारों की गुस्साई भीड़ ने जेल का गेट ही तोड़ दिया। लेकिन अंदर जो हुआ वो सिर्फ गुस्सा नहीं था, वो पूरी तरह से अराजकता थी। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सब सिर्फ एक अफवाह पर हुआ, या कह लें एक गहरे शक पर। किसी के पास कोई पक्की खबर नहीं थी कि इमरान खान के साथ अंदर क्या हुआ है, या वो अंदर हैं भी या नहीं। एग्जैक्टली। ये दिखाता है कि जनता का अपनी सरकार और संस्थानों पर से विश्वास किस हद तक उठ चुका है। उन्हें लगा कि सच जानने का एक ही रास्ता बचा है, दरवाजे तोड़ दो। ये एक तरह से सरकार की वैधता पर सीधा हमला था। बिल्कुल। और जब जनता सरकार पर हमला कर रही थी तब सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वो कहाँ थे? खबर आई कि वो अपने परिवार के साथ एक स्पेशल फ्लाइट से लंदन निकल गए हैं। इस खबर के आते ही जो थोड़ी बहुत सरकारी इकबाल बची थी वो भी खत्म हो गई। लोगों ने लाहौर में उनके घर को घेर लिया और उसे आग लगा दी। देखिए, एक प्रधानमंत्री का संकट के बीच देश छोड़कर भाग जाना, ये सिर्फ कायरता नहीं है। ये एक ऐसे पावर वैक्यूम को जन्म देता है जिसे भरना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसका सीधा मतलब है कि देश में अब कोई सिविलियन अथॉरिटी बची ही नहीं है। पुलिस, प्रशासन, नौकरशाही, सब बिना किसी नेतृत्व के। हाँ, ये एक साफ संकेत था कि नागरिक सरकार पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है और अब पाकिस्तान एक हेडलेस स्टेट बन गया है। जब सरकार और प्रधानमंत्री दोनों ही मैदान छोड़ चुके हों तो नजरें वो स्वाभाविक रूप से उस एक संस्था पर जाती हैं जो हमेशा सत्ता की खाली जगहों को भरती आई है, पाकिस्तानी सेना। लेकिन इस बार कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। सेना के चीफ जनरल आसिम मुनीर खुद इस तूफान के केंद्र में आ गए हैं। उनकी गिरफ्तारी की कहानी भी कम नाटकीय नहीं है। बताया जा रहा है कि पहले लोगों ने उनके काफिले पर हमला किया, जिससे वो घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया और फिर वहीं से कोर्ट के एक ऑर्डर पर सेना की ही स्पेशल फोर्सेस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। अपनी ही सेना की गिरफ्त में एक आर्मी चीफ, ये तो सोचा भी नहीं जा सकता था। सोचा भी नहीं जा सकता था, क्योंकि पाकिस्तान की पूरी पहचान और स्थिरता इसी एक मिथक पर बनी है कि सेना एक एकजुट और अटूट संस्था है। आप सरकार की आलोचना कर सकते हैं, आप अदालतों पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन सेना पर नहीं। अपने ही चीफ को गिरफ्तार करना सिर्फ एक विभाजन नहीं है, ये उस राष्ट्रीय मिथक को तोड़ना है। ये देश की नींव से एक पत्थर निकालने जैसा है जिसके बाद पूरी इमारत ढह सकती। हाँ, ढह सकते हैं। और क्या अब ये इमारत ढह रही है? क्या सेना सच में बट चुकी है? जो खबरें अंदर से आ रही हैं वो और भी ज्यादा चौंकाने वाली हैं। पाकिस्तानी सेना अब एक नहीं रही। ये साफ तौर पर कम से कम 3 गुटों में बट चुकी है। एक गुट जनरल मुनीर के साथ है, जो पुराने एस्टैब्लिशमेंट को बचाना चाहता है। दूसरा गुट, जिसमें कई मिड रैंक और जूनियर अफसर हैं, वो इमरान खान और पीटीआई का कट्टर समर्थक है। और एक तीसरा गुट है जो खामोश है, जो देख रहा है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। सेना का ये विभाजन, ये पाकिस्तान के अस्तित्व के लिए परमाणु बम से भी बड़ा खतरा है। हिरासत में जनरल मुनीर से हुई पूछताछ ने इस कहानी को एक और नया मोड़ दे दिया है। उन्होंने कथित तौर पर कबूल किया है कि इमरान खान को तो 45 दिन पहले ही अदयाला जेल से निकाल लिया गया था और उनके साथ जो भी हुआ वो किसी और खुफिया जगह पर हुआ।
उन्होंने इसके पीछे 3 लोगों के एक सिंडिकेट का नाम लिया है। एक बागी लेफ्टिनेंट जनरल, आईएसआई का एक पूर्व अधिकारी और एक अरबपति कारोबारी। ये तो डीप स्टेट के अंदर की लड़ाई लगती है। ये डीप स्टेट के अंदर की लड़ाई ही है। और जब हम पाकिस्तान के संदर्भ में डीप स्टेट कहते हैं तो हमारा मतलब सिर्फ आईएसआई से नहीं होता। हमारा मतलब है सेना के वो रिटायर्ड और सेवारत जनरल, शक्तिशाली कारोबारी और नौकरशामों का वो अदृश्य नेटवर्क जो पर्दे के पीछे से दशकों से पाकिस्तान की सियासत को नियंत्रित करता आया है। बिल्कुल, चाहे प्रधानमंत्री कोई भी हो। मुनीर का कबूलनामा ये बता रहा है कि अब ये डीप स्टेट भी एक दूसरे के खिलाफ हो गया है। सेना के भीतर एक समानांतर कमांड का चलना ये इस बात का सबूत है कि ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड टूट चुकी है। वे एक तरफ सेना अंदर से टूट रही है और दूसरी तरफ देश की राजधानी में सरकार का नामो निशान मिट गया। पीटीआई के हजारों समर्थक संसद भवन में घुस गए और छत पर अपना झंडा फहरा दिया। राष्ट्रपति ने 24 घंटे में 2 बार कैबिनेट की बैठक बुलाई, लेकिन कोई मंत्री नहीं आया। गृह मंत्रालय के कई बड़े अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। क्या इसी को स्टेट फेलियर कहते हैं? बिल्कुल, ये स्टेट फेलियर का टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। जब राज्य की बुनियादी संस्थाएं काम करना बंद कर दें, जब राजधानी की सड़कों पर सरकार का नहीं भीड़ का नियंत्रण हो, जब सेना खुद अपने प्रमुख से सवाल जवाब कर रही हो और जब देश का कोई वाली वारिस न हो, तो उसे स्टेट फेलियर ही कहते हैं। पाकिस्तान इस वक्त उसी स्थिति में है। ऐसे में दुनिया का चुप रहना तो मुमकिन नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या रही है? रिपोर्ट्स के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र एक स्पेशल इंटरवेंशन टीम पाकिस्तान भेजने की तैयारी कर रहा है। नाटो के 32 में से 22 देश शहबाज शरीफ और पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहे हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात चीन का रुख है। पाकिस्तान का सबसे मजबूत सहयोगी चीन, वो भी अब दूरी बना रहा है। और ये बहुत गंभीर संकेत है। यूएन की इंटरवेंशन टीम आमतौर पर उन देशों में भेजी जाती है जहां गृह युद्ध चल रहा हो या सरकार पूरी तरह से ढह गई हो, जैसे सोमालिया या लीबिया। हाँ बिल्कुल, ये एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ये मानना है कि पाकिस्तान अब अपने मामलों को खुद नहीं संभाल सकता। लेकिन क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सच में दखल देगा? पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति है। क्या संयुक्त राष्ट्र या नाटो वास्तव में वहां अपनी टीम भेजने का जोखिम उठा सकते हैं, ये जानते हुए कि हालात कितने अस्थिर हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दखल देना खतरनाक है, लेकिन दखल ना देना उससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। कोई नहीं चाहता कि एक परमाणु शक्ति एक फेल्ड स्टेट बन जाए, जहां हथियार गलत हाथों में पड़ने का खतरा हो। चीन की चुप्पी खास तौर पे यही बताती है। चीन ने पाकिस्तान में अरबों डॉलर का निवेश किया है। अगर वो भी पीछे हट रहा है, तो इसका मतलब है कि उसे लग रहा है कि संकट अब काबू से बाहर हो चुका है और उसका निवेश डूब सकता है। हाँ, जब आपका सबसे करीबी दोस्त भी आपका हाथ छोड़ दे, तो समझ लीजिए कि आप बहुत गहरी मुश्किल में हैं। इन सब के बीच हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। इमरान खान कहाँ है? अब जब मुनीर ने बता दिया है कि वो अदियाला जेल में नहीं थे, तो उनकी तलाश के लिए क्या हो रहा है? मुनीर से मिली जानकारी के आधार पर एक बहुत बड़ा खुफिया ऑपरेशन शुरू किया गया है, जिसका कोड नेम है ऑपरेशन ब्लैक डॉन। 200 से ज्यादा एलीट कमांडोज की एक टीम को एक अज्ञात लोकेशन पर भेजा गया है। यही वो टीम है जिसके कंधों पर अब शायद पूरे देश का भविष्य टिका हुआ है। 1 मिनट, इस कहानी में और भी पेंच है। खबरें हैं कि अदयाला जेल के सीसीटीवी सर्वर को हैक कर लिया गया है और पीटीआई की मीडिया टीम दावा कर रही है कि उनके पास कोई ऐसा सबूत है जो पूरे सिंडिकेट को बेनकाब कर देगा। और ठीक इसी समय एक रहस्यमयी सैन्य हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो सबूतों को नष्ट करने की कोशिश कर रहा था। ये तो किसी जासूसी नॉवेल जैसा लग रहा है। क्या हमें वाकई ये मानना चाहिए कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक था? नहीं, ये इत्तेफाक बिल्कुल नहीं हो सकता। ये पर्दे के पीछे चल रही एक बहुत बड़ी लड़ाई का हिस्सा है। एक गुट है जो सच को बाहर लाना चाहता है, वो सीसीटीवी फुटेज हैक कर रहा है। दूसरा गुट है जो सुराग मिटाना चाहता है, वो शायद हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहा था। और इन सबके बीच पूरे देश में एक बड़ा पावर ब्लैकआउट हो जाता है। ये किसी बड़े खुफिया ऑपरेशन को अंजाम देने या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को, शायद इमरान खान को ही, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए क्लासिक रणनीति होती है। ये सब दिखाता है कि जमीन पर कई खिलाड़ी अपनी अपनी चालें चल रहे हैं। इस अंदरूनी लड़ाई का असर अब पाकिस्तान की सीमाओं पर भी दिखने लगा है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, पीओके और सिंध से जो तस्वीरें आ रही हैं, वो हैरान करने वाली हैं। वहां बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और लोग भारत के झंडे लहराकर भारत से मदद की अपील कर रहे हैं। ये तो एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक बदलाव है। और ये स्थिति को और भी ज्यादा विस्फोटक बना देता है।
जब एक देश का आंतरिक संकट उसकी सीमाओं के पार पहुंचने लगता है तो उसमें बाहरी ताकतों के शामिल होने का खतरा बढ़ जाता है। पीओके और सिंध के लोगों का पाकिस्तानी राज्य से इस कदर मोहभंग हो जाना कि वे अपने पड़ोसी दुश्मन देश से मदद मांगने लगें, ये दिखाता है कि पाकिस्तानी राष्ट्र का जो विचार है वही अब खतरे में है। ये सिर्फ सरकार का फेलियर नहीं है, ये पूरे आइडिया ऑफ पाकिस्तान का संकट है। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये है, एक भागा हुआ प्रधानमंत्री, एक गिरफ्तार आर्मी चीफ, एक टूटी हुई सेना, एक शक्तिहीन सरकार और एक देश जो गृहयुद्ध और अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप के मुहाने पर खड़ा है। और इन सबके केंद्र में एक लापता शख्सियत है जिसकी तलाश के लिए एक खुफिया ऑपरेशन चल रहा है। और इसी रिपोर्ट में एक आखिरी बात है जो सोचने पर मजबूर करती है। सेना के गुट ने सशर्त सैन्य तख्ता पलट का प्रस्ताव रखा है, कंडीशनल मिलिट्री टेक ओवर। ये एक बहुत ही अजीब विचार है। इसका मतलब है कि सेना का एक गुट कह रहा है हम देश को बचाने के लिए सत्ता पर कब्जा करने को तैयार हैं, लेकिन हमारी पहली शर्त यह है कि आप हमारे पसंदीदा नेता इमरान खान को सुरक्षित वापस लाएं। ये तख्ता पलट को एक राजनीतिक सौदेबाजी के साधन के रूप में इस्तेमाल करने जैसा है, जो सेना के पारंपरिक तौर तरीकों से बिल्कुल अलग है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जिस व्यक्ति के लापता होने से ये पूरा संकट खड़ा हुआ, वही अब इसके समाधान की एकमात्र कुंजी बन गया है? एक खुफिया कमांडो ऑपरेशन ब्लैक डॉन के कामयाब या नाकाम होने पर टिका है। क्या वो इमरान खान को ढूंढ पाएंगे? और अगर ढूंढ लिया तो क्या उनकी वापसी से ये तूफान थम जाएगा या और भी भयानक रूप ले लेगा? एक बात तो तय है, ये नाटक अभी खत्म होने से बहुत दूर है। और यह इस वक्त स्थिति वर्ल्ड लेवल पर चल रही है और इसके साथ ही यूएन की तरफ से बहुत बड़ा कदम उठाते हुए पाक में स्पेशल फोर्सेस भेजी गई हैं, जो न सिर्फ इस पूरे मामले की छानबीन करेंगी बल्कि यह भी पता लगाएंगी कि इस वक्त पूरे घटनाक्रम के बीच इमरान खान की क्या स्थिति है, क्या वह है भी या नहीं है, और अगर नहीं है तो यह पूरी घटना को अंजाम कैसे दिया गया, यह पूरी की पूरी जानकारी जुटाई जाएगी और इसके बाद ही इस रिपोर्ट को यूएन के हाथों सौंपा जाएगा, जिस पूरे मामले में अब पूरा का मामला तख्ता पलट की स्थिति की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तख्ता पलट। इस स्थिति में जब सोचिए कि जिस पार्टी की सरकार हो उसी का पीएम अगर देश छोड़कर भाग जाए तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है? देश को एक नए पीएम की जरूरत होती है और सबसे बड़ी बात यह है, पाक में स्थित हालात बेकाबू होने के बाद से पहले से ही अनुमान लगाया जा रहा था कि जल्द ही पाक में तख्ता पलट की स्थिति बनने जा रही है और इसको लेकर के ऐसी ही खबर आने के साथ अब पूरा मामला एक तरफ सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार पीटीआई, जो इमरान खान की पार्टी है, जिसके अभी भी कई गद्दावर नेता कहा जाता है, या फिर यूं कह लीजिए कुछ ऐसे नेता हैं जो इस पार्टी को संभाल रखे हैं, तारीख इंसाफ पार्टी को उसकी तरफ से बहुत बड़ा दावा करते हुए पाक में 7 तख्ता पलट घोषित किया जाने वाला है। और इसको लेकर के इस वक्त आपको बता दें कि संसद पर भी बड़े कब्जे हो रहे हैं। संसद को जो अब तक सत्र थे उन्हें पूरी तरीके से थाम दिया गया है और इसके साथ ही लोगों का हुजूम जो है उसने संसद का घेराव कर लिया है। संसद का घेराव का मतलब आप समझ सकते हैं कि अब स्थिति वहां तक पहुंच चुकी है जब बात तख्ता पलट पर आ चुकी है। इसका साफ मतलब यह है कि संसद के घेराव न तो सिर्फ तारीख इंसाफ पार्टी के समर्थकों ने किया है बल्कि पाक की आवाम भी इस पर सड़क पर उतर चुकी है। लगातार सांसदों को ढूंढा जा रहा है जो इस वक्त सरकार में मौजूद थे ताकि उनकी जवाबदेही, उनसे सवाल उठाया जा सके, उनकी जवाबदेही सुनिश्चित किया जा सके, लोग उन पर अपना आक्रोश निकाल सके। लेकिन इस वक्त हाल बन चुका है, पूरा का पूरा संसद का स्पेस खाली पड़ चुका है, वहां पर कोई भी मौजूद नहीं है। लगातार पीटीआई के समर्थक, तारीख इंसाफ पार्टी के जो समर्थक हैं वो वहां पर अपना झंडा लहरा रहे हैं। संसद पर पूरी तरीके से लोगों ने कब्जा इस वक्त कर लिया है। कहा यह जा रहा है कि जल्द ही तख्ता पलट को लेकर के खबर सामने आ जाएगी, क्योंकि अब तक इस पूरे मामले में जनरल मुनीर सबसे प्रमुख बताए जा रहे थे। दरअसल जनरल मीर एक ऐसा बिल पास करने की फिराक में थे जिसके बाद पूरी की पूरी पाक की सत्ता जो है, जो पूरी पावर है, वह सेना प्रमुख के हाथों पहुंच जाएगी और इसी को लेकर के पूरा बवाल छिड़ चुका है। कहा यह भी जा रहा है कि इसका लिंक इस बात से भी है कि जो पाक के पीएम शहबाज शरीफ देश छोड़कर भागे हैं, उसके पीछे जनरल मुनीर और शहबाज शरीफ के बीच बन रही इस वक्त की बहुत बड़ी अनबन है, जिसको लेकर के मुनीर चाहते हैं कि उनके हाथ में पूरी कमान दे दी जाए। लेकिन इस वक्त शहबाज अपने हाथों से पूरी कमान देने के लिए तैयार नहीं थे और इसलिए इस पूरे वारदात, इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। यानी कि शहबाज शरीफ का घर छोड़कर, देश छोड़कर भाग जाना, लंदन भाग जाना और इसके बाद अपने देश शहबाज शरीफ के घर पर हुआ हमला, इन सभी चीजों पर बड़ी चीजें आ चुकी हैं। वहीं मुनीर इस वक्त स्पेशल फोर्सेस की गिरफ्त में है, लगातार जांच चल रही है। अब देखना यह है कि मुनीर पर अगला बड़ा एक्शन क्या होने वाला है। क्या सिर्फ जांच करने के बाद मुनीर को छोड़ दिया जाएगा या फिर मुनीर की गिरफ्तारी को लेकर के जो इस वक्त गिरफ्त में है
उनसे सिर्फ पूछताछ करने के लिए ही यहाँ पर दिया गया है। कि आपको बता दें कि असल में देखा जाए तो मुनीर ही पूरी सेना के सबसे अहम प्रमुख हैं और सिर्फ कोर्ट के आदेश पर स्पेशल फोर्सेस ने उनसे पूछताछ शुरू की है। इसका कहीं से यह मतलब नहीं है कि जनरल मुनीर अब सेना प्रमुख नहीं रहे, यानी कि जनरल मुनीर अभी भी सेना प्रमुख के पद पर मौजूद है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि अब स्थितियां और भी ज्यादा खराब होने की स्थिति तरफ बढ़ रही हैं। यानी कि अगर मुनीर छूट जाता है और इसके बाद तो स्थिति और बेकाबू हो जाएगी। यानी कि हो सकता है मुनीर सेना का शासन पूरे देश में लागू कर दे, जिसके चलते लोगों में एक और डर पनप रहा है। लोगों ने लगातार इस सब का विरोध करते हुए सड़क पर उतर चुके हैं। लोग लगातार कह रहे हैं कि हमें ना तो यह सरकार चाहिए, ना ही यह पीएम चाहिए और ना ही यह सेना प्रमुख चाहिए जो निरंकुशता की ओर आगे बढ़ रहा है। लोगों का कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे और इमरान खान के साथ जो भी हुआ है, इन सब के पीछे यही दोनों जिम्मेदार हैं और हमें अगर इन्हें हमारे हवाले किया जाता है तो हम इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लोगों के लगातार बात सवाल आ रहे हैं सामने और इसके साथ ही लगातार समर्थकों की तरफ से नारेबाजी करते हुए पाक के अलग अलग लाहौर, पेशावर और सबसे प्रमुख जगहों पर, यानी कि इस्लामाबाद से लेकर के इन तमाम जगहों पर विरोध चल रहे हैं। लेकिन इसी खबरों के बीच इस वक्त जो खबर और बड़ी सामने आ चुकी है वो है भारत को लेकर के। जी हाँ, भारत को लेकर के कई जो समर्थक हैं, पीटीआई के समर्थक, उन्होंने भारत से भी बहुत बड़ी मांग कर डाली है। दरअसल पाक में स्थिति बेकाबू होने की वजह से इस वक्त पीओके सिंध में मौजूद लोगों ने अपनी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए भारत से सहायता की अपील की है। दरअसल लोगों का यहाँ के जो सिंध और पीओके के लोग हैं वह यह मानते हैं कि वह भारत का हिस्सा है। लोगों का खुद यह कहना है कि हम भारत में जुड़ना चाहते हैं और ऐसे में लोगों ने कहा है कि हम चाहते हैं कि भारत अब इस पर दखल दे, यानी कि भारत से दखल देने की लोगों की तरफ से अपील की जा रही है। और सबसे बड़ी बात, सिंध और पीओके में जिन लोगों के हाथ में प्रशासन है, यानी कि वहाँ के सीएम को लेकर के, यानी जो वहाँ के मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है, उनकी तरफ से भी भारत से बड़ी सहायता की गुहार लगाई गई है। कहा यह जा रहा है कि भारत जल्द से जल्द हमें सहायता करें और भारत इस स्थिति का फायदा उठाते हुए सिंध और पीओके को जल्द ही कैप्चर करें। ऐसी खुद लोगों की अपील आ रही है। ऐसी स्थिति में पूरा का पूरा मामला उलटता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से हालात मिनट दर मिनट बदल रहे हैं, वह इस बात का संकेत है कि देश किसी बड़े विस्फोटक मोड़ की तरफ बढ़ चुका है। अभी अभी जो ताजा अपडेट सामने आई है, उसने पूरे घटनाक्रम को एक नए मोड़ पर ला दिया है। इमरान खान प्रकरण पर भड़की आग अब सिर्फ सड़कों तक नहीं, बल्कि सेना के सबसे ऊंचे गलियारों तक पहुंच चुकी है। स्पेशल फोर्सेस द्वारा जनरल मुनीर की गिरफ्तारी के बाद अब पाक सेना 3 अलग अलग धड़ों में बंट चुकी है। कुछ धड़े मुनीर के समर्थन में खड़े हैं, तो कुछ धड़े खुले तौर पर पीटीआई का साथ दे रहे हैं। सेना का यही टूटना पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है, क्योंकि सेना ही वहाँ की असली सरकार मानी जाती है। इसी बीच अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और सऊदी अरब ने भी पाक की स्थिति पर हाई लेवल मीटिंग की है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि चीन, जो हमेशा पाकिस्तान का साथ देता है, उसने भी इस बार दूरी बनानी शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि चीन ने साफ संकेत दे दिया है कि वह किसी भी गृह युद्ध जैसी स्थिति में पाक की मदद नहीं करेगा। उधर पीटीआई समर्थकों की ओर से एक नया दावा किया गया है। इमरान खान जिंदा हैं या नहीं, इसका सीधा जवाब अब पाकिस्तान सरकार को देना ही पड़ेगा। लोगों का कहना है कि अगर सरकार सच नहीं बताएगी तो वह पूरे देश में सिविल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू कर देंगे। इसी बीच देर रात एक और बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। अदियाला जेल के सीसीटीवी सर्वर को हैक कर लिया गया है और पीटीआई के मीडिया विंग के पास कुछ ऐसी फुटेज होने का दावा किया जा रहा है जो पूरे सिंडिकेट को बेनकाब कर सकती है। बताया जा रहा है कि इन फुटेज में कुछ मिलिट्री वाहनों की मूवमेंट और कुछ ऐसे चेहरे दिखाई दे रहे हैं जो इमरान खान पर हुई घटना के बाद जेल के अंदर बाहर आते जाते नजर आ रहे हैं। जैसे ही यह खबर फैली, सेना के उन धड़ों में भी हलचल मच गई है जो अभी तक चुप थे। वहीं शहबाज शरीफ के लंदन भागने के बाद पाकिस्तान में सत्ता अब पूरी तरह हवा में लटक चुकी है। राष्ट्रपति हाउस ने 24 घंटे में 2 बार कैबिनेट मीटिंग बुलाई, लेकिन दोनों बार कोई मंत्री पहुंचा ही नहीं। इससे साफ हो गया है कि अब कोई भी इस स्थिति में जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। इसी दौरान पाक संसद के अंदर जो कुछ हुआ, उसने पूरे देश को हिला दिया। हजारों समर्थक संसद भवन में घुस गए और पीटीआई का झंडा संसद की छत पर लहरा दिया। संसद का पूरा सुरक्षा ढांचा टूट चुका है और इंटीरियर मिनिस्ट्री के अफसरों ने इस्तीफे देने शुरू कर दिए हैं। अब बात करते हैं उस अपडेट की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान पाकिस्तान की तरफ खींच लिया है। यूएन की स्पेशल इंटरवेंशन टीम इस वक्त पाकिस्तान की तरफ रवाना हो चुकी है
यह टीम किसी देश में तभी भेजी जाती है जब वहाँ स्टेट फेल्योर जैसी स्थिति हो। इसका मतलब साफ है, यूएन अब पाकिस्तान को अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में लेने का विचार कर रहा है। उधर पीओके और सिंध से लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं जहां हजारों लोग खुले तौर पर भारत का झंडा लहरा रहे हैं और कह रहे हैं, हम भारत के साथ रहना चाहते हैं, हमें सुरक्षित रखो। यह दृश्य पाकिस्तान की सत्ता के लिए सबसे बड़ा झटका है। भारत ने आधिकारिक रूप से अभी कुछ नहीं कहा है, लेकिन भारतीय सीमा पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है ताकि कोई भी स्थिति नियंत्रण से बाहर न जाए। और अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े सवाल पर। इमरान खान है कहाँ, जिंदा हैं या नहीं? स्पेशल फोर्सेस से पूछताछ में जनरल मुनीर ने जो कहा वह अभी सिर्फ कुछ ही अधिकारियों को पता है, लेकिन अंदर की खबर है कि मुनीर ने 3 नाम और एक सीक्रेट लोकेशन का खुलासा किया है, जिसके बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों में भूकंप आ गया है। इसके बाद जो ऑपरेशन शुरू हुआ है उसे पाक में ऑपरेशन ब्लैक डॉन नाम दिया गया है। कहा जा रहा है कि इस ऑपरेशन में 200 से ज्यादा कमांडो भेजे गए हैं और यदि यह मिशन सफल रहता है तो अगले 48 घंटों में पाकिस्तान का राजनीतिक चेहरा पूरी तरह बदल सकता है। पाकिस्तान में शुरू हुए ऑपरेशन ब्लैक डॉन ने पूरी राजनीति को ऐसे मोड़ पर ला दिया है जहां हर मिनट हालात पहले से ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। और तीसरे भाग की सबसे बड़ी अपडेट यही है कि पाकिस्तान अब पूरी तरह 2 सरकारों, 2 सेनाओं और 2 विचारधाराओं में बंट चुका है, क्योंकि जनरल मुनीर की गिरफ्तारी के बाद जो सीक्रेट जानकारी सामने आई उसने सबको झकझोर दिया। मुनीर ने पूछताछ में खुलासा किया कि इमरान खान की गायबगी सिर्फ एक राजनीतिक षड्यंत्र नहीं, बल्कि एक बहुस्तरीय सैन्य खुफिया खेल का हिस्सा थी, जिसमें 3 सबसे ताकतवर नाम शामिल थे। पहला, एक ऐसा लेफ्टिनेंट जनरल जो सेना में रहते हुए भी अपनी समानांतर कमांड चलाता था। दूसरा, आईएसआई का पूर्व ऑपरेशनल हेड जिसने इमरान के प्रभाव को खत्म करना अपना व्यक्तिगत मिशन बना लिया था। और तीसरा, एक अरबपति कारोबारी जिसके नेटवर्क का इस्तेमाल पाकिस्तान की सत्ता को पैसे से नियंत्रित करने के लिए किया जाता था। इन तीनों के गठजोड़ ने ही इमरान को जेल के अंदर अलग सेल में शिफ्ट कराया, वहीं से बाहर दुनिया को गलत फुटेज दिखाई और फिर एक गुप्त रात में उन्हें अज्ञात लोकेशन पर ले जाया गया। लेकिन अब मुनीर के कबूलनामे के बाद पाक सेना का एक बड़ा धड़ा इमरान को वापस लाने के लिए गुप्त रूप से ऑपरेशन चला रहा है। इसी के साथ ही इस ऑपरेशन के दौरान नेशनल डेटाबेस में एक ऐसा डिजिटल लॉग मिला है जिसमें उस रात के वाहन मूवमेंट, जीपीएस रूट और कुछ चेहरों की ब्लर्ड वीडियो तक मौजूद हैं, जिसने पाक सरकार को हिलाकर रख दिया है। इसी बीच इस्लामाबाद और रावलपिंडी में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि राजधानी को 3 हिस्सों में बांटकर कर्फ्यू लगाया गया है। संसद के आसपास मिलिट्री वाहनों की तैनाती बढ़ा दी गई है और प्रधानमंत्री हाउस को सील कर दिया गया है, जबकि दूसरी तरफ पीटीआई समर्थक यह दावा कर रहे हैं कि इमरान को नॉर्दर्न सिक्योरिटी जोन में रखा गया था, जहां से उन्हें 2 दिन पहले शिफ्ट किया जा चुका है। इसी तनाव के बीच रात 2 बजे एक सैन्य हेलीकॉप्टर जिसे पहचान चिन्ह हटाकर उड़ाया गया था क्रैश हो गया और क्रैश साइट पर मिले बैग में कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिनसे साफ होता है कि कोई बहुत बड़ा राज खुले जाने से पहले ही किसी ने सबूत मिटाने की कोशिश की है। उधर संयुक्त राष्ट्र की इंटरवेंशन टीम पाकिस्तान की सीमा पर पहुंच चुकी है और पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पाकिस्तान इमरजेंसी मॉनिटरिंग जोन बनाने पर चर्चा शुरू हो गई है। वहीं भारत के लिए यह स्थिति इसलिए महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि पीओके, गिलगित बाल्टिस्तान और सिंध में खुलेआम उठते नारे अब सिर्फ विरोध नहीं बल्कि एक बड़े भू राजनीतिक बदलाव का संकेत दे रहे हैं। इसी बीच खबर यह भी है कि सेना के भीतर खड़े 2 गुटों में से एक ने कंडीशनल मिलिट्री टेकओवर का प्रपोजल तैयार कर लिया है, लेकिन दूसरा गुट इस टेकओवर को तभी मंजूरी देगा जब इमरान खान सुरक्षित रूप से सामने आ जाएंगे। और इसी टकराव के बीच गुरुवार की रात पाकिस्तान के पावर ग्रिड में फिर एक रहस्यमय ब्लैकआउट हुआ जिसने सारी कम्युनिकेशन काट दी और अफवाह फैल गई कि इमरान को किसी गुप्त स्थान से बरामद कर लिया गया है। हालांकि अब तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन अंदरूनी सूत्रों का दावा है कि अगले 24 घंटे पाकिस्तान के इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अब सिर्फ सत्ता का संकट नहीं बल्कि राज्य के अस्तित्व का संकट खड़ा हो चुका है और यह नाटक अभी खत्म होने से बहुत दूर है। पाकिस्तान के भीतर फैलती अराजकता अब उस बिंदु पर पहुंच चुकी थी जहां राष्ट्र सिर्फ राजनीतिक संकट से नहीं बल्कि अपने ढहते ढांचे से जूझ रहा था, क्योंकि सेना के 2 धड़ों के बीच चल रहा शक्ति संघर्ष अब खुले टकराव में बदल गया था। उधर इस्लामाबाद में कर्फ्यू जारी था, लेकिन रावलपिंडी में आधी रात को जो कुछ हुआ उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। अचानक जीएचक्यू के भीतर अलार्म बजा, ब्लैक ऑप यूनिट्स को एक्टिव किया गया और इमरान खान के गायब होने से संबंधित फाइलों को टॉप सीक्रेट एक्स दर्जे में डाल दिया गया।
लेकिन इसी बीच GHQ के अंदर मौजूद एक युवा मेजर ने एक चौंकाने वाली सूचना लीक कर दी। उसके अनुसार इमरान खान को 2 दिन पहले सेफ हाउस 17 से निकालकर डायरेक्टिव रूम 4 में ले जाया गया था।